नमस्कार, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डाउटनेट पर। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे अपने घरों में एकदम सुरक्षित हैं, एकदम स्वस्थ हैं और एकदम तंदुरुस्त भी हैं और क्या कर रही हैं। और आप सभी बच्चे हमारी आज की इस इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक और सुपर फैंटास्टिक क्लास का इंतजार कर रही हैं। आप सभी को पता है कि आप सभी के लिए एक पेपर है, आपका एक एग्जाम है। जो बच्चे हमारी कक्षा 9th 10th के हैं उनके लिए मुख्य तौर पर ये एक परीक्षा है जो होती है, जिसको कहा जाता है सेंटेप एग्जामिनेशन। अब इस एग्जामिनेशन के अंदर क्या होता है बच्चों, सामाजिक ज्ञान से संबंधित भी क्या किए जाते हैं, बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। क्या है बच्चों कि आपके सामाजिक ज्ञान से संबंधित भी बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सेंटअप एग्जाम के अंदर आपके सामाजिक अध्ययन से संबंधित अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं। हम अपनी आज की क्लास के अंतर्गत क्या कर रहे हैं, आपके सामाजिक ज्ञान से संबंधित आपका मुख्य तौर पर क्या है बच्चों, इतिहास। इसी से संबंधित सभी सवालों को जो आपके पेपर में पूछे जाने की संभावना रखते हैं, उनको एक एक कर आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। पेपर आपका नजदीक है, आप सभी बच्चे उत्साहित हैं, एक्साइटेड हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए डाउटनेट आप सभी के साथ आपके पेपर को तैयार कराने की कोशिश कर रहा है। हम लोग सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत सेंटअप एग्जामिनेशन में कैसे सवालों को पूछा जा सकता है, वो कौन कौन से सवाल हैं जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आप सभी के सामने आ सकते हैं, उनको हम लोग एक एक कर आप सभी के सामने डिस्कस करने वाले हैं। चलिए जी, आप सभी का ध्यान कक्ष के अंदर हो। हम लोग अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी आज की इस क्लास में क्या पढ़ेंगे। हम लोग अपनी आज की इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों को देखने वाले हैं और ये सभी सवाल आपके सेंटअप एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम अपने सवालों को आप सभी के सामने रखेंगे। ये सभी सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही रोचकता के साथ, बहुत ही सरलता के साथ आप सभी बच्चे इन सवालों को समझते चलेंगे। चलिए जी, देखते हैं आप सभी के सामने मौजूद ये सेंटअप एग्जाम के सवाल जो मुख्य तौर पर इतिहास से संबंधित होंगे। हमारे आज का ये लेक्चर नंबर 1 है और इसके अंदर हम लोग इतिहास विषय से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप सभी के सामने रखने वाले हैं। सवाल को देखेंगे, उनके आंसर्स को देखेंगे और फिर सही एक्सप्लेनेशन आप सभी के सामने रखते चलेंगे। सबसे पहला सवाल आप सभी से पूछा जा रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। हु वॉज द राइटर ऑफ द बुक कॉल्ड हिंद स्वराज। आप सभी को पता है कि भारत के अंदर एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है हिंद स्वराज। भैया कब लिखी गई, ये पुस्तक लिखी गई थी 1909 में। आपसे यही पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि किनके द्वारा लिखी गई है हमारे बापू के द्वारा। किनके द्वारा लिखी गई है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या लिखी गई है बच्चों, ये पुस्तक आप देख रहे हैं हिंद स्वराज लिखी गई है। अब आप सभी के मस्तिष्क में यह सवाल उठ सकता है कि स्वराज का मतलब क्या होता है। भाई स्वराज का मतलब होता है स्वयं का राज। क्या होता है, स्वयं का राज, यानी कि आपका खुद का राज। भारत देश के अंदर अंग्रेज लोग राज कर रहे थे, जी हां, भारत के अंदर भारत के लोग ही राज करेंगे, इसकी बात गांधी जी ने अपनी इस पुस्तक में की थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वर्ष 1909 में यह पुस्तक लिखी गई थी। पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज। लिखने वाले व्यक्ति हैं महात्मा गांधी जी। क्या नाम है, महात्मा गांधी जी। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब बढ़ते हैं आगे। आप सभी के सामने एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल जो इतिहास से संबंधित है और आपके पेपर में पूछे जाने की संभावना रखता है, चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। पूछा जा रहा है कि वर्ष 1919 में क्या था बच्चों, खिलाफत समिति का गठन किया गया था, वो किस शहर में हुआ था। अब आप सभी के दिमाग में यह सवाल आ सकता है कि सर ये खिलाफत समिति क्या है। क्या है बच्चों, खिलाफत समिति क्या है। इसको समझने के लिए चलिए हम आप सभी को लेके चलते हैं वर्ष 1919 में। आ गए आप सभी वर्ष 1919 में, जी हां, आप सभी बच्चे वर्ष 1919 में आ गए हैं। देखिए, जब हम लोग 1919 के साल की बात कर रहे हैं, क्या उस समय हमारा भारत देश आजाद था या फिर गुलाम था। आपको पता है कि हमारा प्यारा भारत देश वर्ष 1919 में गुलाम था, उपनिवेश था। किसका, अंग्रेजों का। किसका गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था। और आप सभी को पता है कि वर्ष 1919 के ही आसपास आप क्या देख रहे थे, दुनिया के अंदर प्रथम विश्व युद्ध क्या हुआ था बच्चों, समाप्त हो रहा था, हो चुका था। आप कह सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया था, जी हां, 1914 से 1918 तक ये युद्ध चला था। इस युद्ध में दुनिया के अलग अलग देश लड़ रहे थे, याद है आपको, जी हां।
और आपको यह भी पता है कि अंग्रेजों के खिलाफ एक देश था जिसका नाम है तुर्की। तो अंग्रेज लड़ रहे थे, इंग्लैंड लड़ रहा था, और इंग्लैंड के खिलाफ एक देश था जिसका नाम था तुर्की। तुर्की में क्या थे बच्चों, मुसलमानों के जितने भी मुस्लिम नेता होते हैं, ठीक है, उनका क्या था, दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं उनके एक मुस्लिम धार्मिक नेता होते हैं जिनको खलीफा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खलीफा। क्या थे ये? देखिए, जैसे आप देखते हैं कि हमारे क्या होते हैं, आप देखते हैं कि आपके जो ईसाई धर्म के अंदर सभी के सबसे बड़े जो आपके क्या होते हैं, धार्मिक नेता होते हैं, उनको आप क्या कहते हैं? पोप कहते हैं। ऐसे ही मुसलमानों के जो सबसे बड़े धार्मिक नेता होते हैं उनको खलीफा कहा जाता था। अब अंग्रेज क्या कर रहे थे? इस खलीफा के पद को ही समाप्त कर रहे थे। तुर्की हार गया था तो तुर्की के अंदर वो खलीफा के पद को समाप्त कर रहे थे। अब ये भारत के अंदर इस लड़ाई की क्या जरूरत पड़ी? अब जो भारत के मुसलमान थे उनको ये बात बहुत बुरी लगी कि आप हमारे एक धार्मिक नेता के पद को समाप्त कर रहे हैं, उनको आप उनके पद से हटा रहे हैं। और उसीलिए आप क्या देखते हैं कि वर्ष 1919 में खिलाफत समिति बनती है ताकि खलीफा का जो पद चालू क्या किया जा रहा है, ताकि जो खलीफा का पद समाप्त किया जा रहा है, इस खलीफा के पद को समाप्त होने से बचाया जा सके। तो अंग्रेज लोग तुर्की के अंदर खलीफा के पद को समाप्त कर रहे थे और भारत के जो मुसलमान थे वो चाह रहे थे कि क्या किया जाए, अंग्रेजों पर दबाव बनाया जाए, क्योंकि अंग्रेज हम पर शासन करते हैं। और इसीलिए आप देखते हैं कि भारत के अंदर बंबई शहर में इस समिति का गठन किया गया जो अंग्रेजों से कहेगी कि आप खलीफा के पद को समाप्त ना करें। तो एक अच्छा सवाल है, पेपर में पूछा जाता रहा है। बढ़ते हैं आगे। आज की क्लास का एक और सवाल है कि द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिगिन इन, हिंदी में क्या कहेंगे? असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। आप सभी को पता है कि भारत के अंदर हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी क्या करते हैं बच्चों? भारत आते हैं, और भारत आने के बाद गांधी जी अलग अलग प्रकार के आंदोलनों को करते हैं। उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है जिसे कहा जाता है असहयोग आंदोलन। क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है असहयोग आंदोलन। गांधी जी का ये कहना था, गांधी जी का ये मत था कि जितने भी क्या थे बच्चों, जितने भी अंग्रेज थे वो हम पर राज कर रहे थे, वो हम पर शासन कर रहे थे, क्योंकि भारत के लोग उनको अपने ऊपर शासन करने दे रहे थे। अंग्रेज जो भी ऑर्डर देते थे हम उस ऑर्डर को मान लेते थे। अंग्रेजों का पूरा पूरा सहयोग भारत के लोग कर रहे थे। गांधी जी ने कहा कि अब हम लोग अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, मतलब हम अंग्रेजों से सामान नहीं खरीदेंगे, हम अंग्रेजों के साथ व्यापार नहीं करेंगे, हम अंग्रेजी स्कूल में नहीं जाएंगे, अंग्रेजों की कोर्ट कचहरी में नहीं जाएंगे, हर एक चीज का बहिष्कार कर देंगे। बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, वकीलों ने कोर्ट में जाना बंद कर दिया, भारत के लोगों ने अंग्रेजों से सामान खरीदना बंद कर दिया, असहयोग करना शुरू कर दिया, सपोर्ट करना बंद कर दिया। और आप क्या देखते हैं कि ये जो असहयोग आंदोलन था जिसमें भारत के बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी ने भाग लिया, कब शुरू होता है? वर्ष 1920 में इसका आगमन होता है। तो आपका ये जो असहयोग आंदोलन था कि हम अंग्रेजों की बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगे, कोई भी सहयोग नहीं करेंगे, गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन को वर्ष 1920 में शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने है। जैसे मैंने आप सभी को बताया था कि भारत के अंदर क्या कहा जा रहा था बच्चों, भारत के अंदर गांधी जी ने अपनी किताब लिखी थी, आपको याद होगा शुरुआत में ही हमने देखा था वर्ष 1909 में, जिसका नाम था हिंद स्वराज। क्या नाम था? हिंद स्वराज। और इस हिंद स्वराज के अंदर यह बात की गई थी कि भाई जब देश हमारा है, भारत देश किसका है? भारत देश भारतीयों का है। जब देश हमारा है तो देश के अंदर शासन भी हम ही लोग करेंगे। अब इसी को लेकर क्या है बच्चों, इसी सोच को लेकर भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी, कौन सी पार्टी? कांग्रेस। वो क्या करती है? एक अधिवेशन करती है। अधिवेशन क्या है? अधिवेशन का मतलब होता है मीटिंग। कांग्रेस क्या करती थी? भारत को आजाद कराने के लिए हर एक साल में मीटिंग करती थी। तो 1929 में इस साल भी क्या हो रहा था? दिसंबर के महीने में लाहौर में, वर्तमान में ये लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है, उस समय ये भारत में ही था। वर्ष 1929 में कांग्रेस पार्टी लाहौर में एक मीटिंग करती है और इस मीटिंग में यह तय होता है कि अब अंग्रेजों से हमने बहुत ज्यादा क्या कर लिया बच्चों? आजादी की मांग कर ली। अब तो हमें क्या कहना होगा? अब तो हम अंग्रेजों से कहेंगे कि पूर्ण स्वराज दो, यानी कि क्या दो? पूरी की पूरी स्वतंत्रता दो। पहले अंग्रेज क्या कह रहे थे कि कुछ पार्ट हमारे भारत का छोड़ देंगे, कुछ पर वो शासन करेंगे। लेकिन वर्ष 1929 में आप देखते हैं जिस मीटिंग की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने की। उसमें यह बात उठ गई कि अब भारत को पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। तो अब इसी सवाल से 4 सवाल बनेंगे।
पहला पूछ लिया जाएगा कि पूर्ण स्वराज की बात कौन सी अधिवेशन से निकलती है, तो वो आपको लाहौर अधिवेशन से निकलती हुई दिखती है जो 1929 में हुआ। दूसरा सवाल पूछ लिया जा सकता है कि लाहौर अधिवेशन जब हुआ तो उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, उस मीटिंग को संभाल कौन रहे थे, जवाहरलाल नेहरू संभाल रहे थे। तीसरा सवाल पूछ सकते हैं कि इस अधिवेशन में क्या बात हुई, ये बात हुई कि देश के अंदर पूर्ण स्वराज किया जाएगा। तो ये अच्छे सवाल इस सवाल से बन सकते हैं। और आपने देख लिया कि वर्ष 1929 में लाहौर में किए गए कांग्रेस अधिवेशन में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष थे, यह बात की गई कि भारत देश को पूरी की पूरी आजादी चाहिए, पूरी की पूरी स्वतंत्रता चाहिए। बढ़ते हैं आगे। एक और इंपॉर्टेंट सवाल आप सभी के सामने है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था। आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं कि अंग्रेजों ने भारत के अंदर भारत के संविधान को निर्मित करने के लिए, भारत के अंदर चुनावी प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए 7 लोगों की टीम बनाई। क्या करा, 7 लोगों की टीम बनाई। और इनको क्या कर रहे हैं कि हम भारत की आजादी के संदर्भ में, भारत के संविधान बनाने के संदर्भ में क्या करेंगे, इन लोगों को अंग्रेजों ने क्या करा था कि हमने इनको नियुक्त किया है। अब ये भारत में आ रहे हैं, भारत के बारे में ये ग्रुप के लोग फैसला करने वाले थे। साइमन कमीशन जो था, एक साइमन करके व्यक्ति था, उसके साथ 7 लोग थे। ये 7 लोग इंग्लैंड से भारत आते हैं और ये भारत के अंदर भारत के संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को, भारत में चुनावी प्रक्रिया को कराने की कोशिश को समझना चाहते हैं। अब ये जब भारत में आते हैं तो भारत के लोग इनका पूरे तौर पर विरोध करते हैं। क्या कहते हैं, जब भी ये ग्रुप कहीं पर भी भारत में जाता है, पंजाब में ये अगर जा रहा है, हरियाणा में जा रहा है मान लीजिए, या फिर ये कहा जाता है सिंध में जाता था, तो भारत के हर लोगों ने इसका पूरे तौर पर विरोध किया। कारण क्या था, क्योंकि इस समूह के अंदर क्या था बच्चों, किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। यह भारतीयों के लिए बहुत ही क्या थी, अपमानजनक बात थी। भाई 7 लोग रख लिए, सारे के सारे अंग्रेज, भारत के बारे में फैसला करना है और भारतीयों को ही शामिल नहीं करा। इस बात का विरोध हर भारत के क्या करा बच्चों, कांग्रेस के साथियों ने, मुस्लिम लीग के लोगों ने, सब ने किया। और जब भी ये साइमन कमीशन के लोग भारत के किसी भी क्षेत्र में जाते तो क्या थे बच्चों, आप देखते थे कि भारत के लोग इनको काले झंडे दिखाते जिस पर लिखा होता था साइमन गो बैक। और इसका विरोध क्यों हो रहा था, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। देयर वॉज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन। बढ़ते हैं आगे। आज की क्लास का अगला सवाल, असहयोग आंदोलन के अंतर्गत आपने क्या देखा था। जैसे मैंने आपको बताया ना कि असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था वर्ष 1920 में, आपका असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। और इस असहयोग आंदोलन के तहत कि हम अंग्रेजों से दुकानों से सामान नहीं लेंगे, कारखाने में अंग्रेजों के कारखानों से बना कोई भी सामान नहीं लेंगे, उनके साथ व्यापार नहीं करेंगे, अंग्रेजी स्कूल में नहीं जाएंगे, इस प्रकार के काम भारत में शुरू हो गए थे। भारत के लोग क्या करते थे, भारत के लोग जो आग मान लीजिए अंग्रेजों की क्या है बच्चों, दुकानें हैं, उन दुकानों के बाहर जो गेट होते थे, क्या होते थे, उन दुकानों के बाहर जो गेट होते थे उसके बाहर भारत के लोग क्या हो जाते थे, जमा हो जाते थे। क्या कर लेते थे, जमा हो जाते थे। तो भारत के लोग अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए, असहयोग आंदोलन में भारत के लोग अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए अंग्रेजी दुकानों और कारखानों के बाहर जमा होकर अपना प्रदर्शन करते थे। इसको हिंदी में धरना कहा जाता है और अंग्रेजी में पिकेटिंग कहा जाता है। तो पेपर में पूछा जा सकता है भारत के लोग असहयोग आंदोलन में कैसे अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, पिकेटिंग के द्वारा। यानी कि सब लोग दुकान के आगे खड़े हो गए, सब लोग ऑफिस के आगे खड़े हो गए और फिर वहां खड़े होकर विरोध करने लगे। बढ़ते हैं आगे। एक और बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आप सभी के सामने है कि कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन हुआ। अब आप कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी क्या है बच्चों, सबसे पहले देख लीजिए कि 1885 में बनी। वर्ष 1885 में आप देखते हैं कि ये एक पार्टी बनती है, राजनीतिक दल। और क्या है बच्चों, क्या देखते हैं आप कि वर्ष 1885 में इस पार्टी का गठन हो जाता है। अब आपने क्या देखा कि वर्ष 1885 में कांग्रेस पार्टी का गठन हो गया, इस पार्टी को क्या देखा, बना लिया गया। अब ये जो आपकी क्या हुई है बच्चों, राजनीतिक दल बनता है, ये भारत के अंदर क्या करता है, अंग्रेजों से शुरुआत में ये मांग करते हैं कि आप भारतीयों को परेशान ना करें, आजादी की मांग ये नहीं करते। आजादी की मांग कब से उठने लगती है, वर्ष 1906 के बाद से भारत के अंदर आजादी की मांग कांग्रेस करने लगता है। अब कांग्रेस के अंदर कुछ नेताओं का यह मानना था कि कांग्रेस के नेता क्या करना चाहिए, कांग्रेस को लड़कर आजादी दिलानी चाहिए। वहीं कुछ नेताओं का मानना था कि कांग्रेस को धरना प्रदर्शन कर कर क्या करना चाहिए, आजादी दिलानी चाहिए। अब कांग्रेस के अंदर जो नेता थे उनके बीच में मतभेद बढ़ने लगे थे और इसी वजह से आप देखते हैं कि देश की जो सबसे पुरानी पार्टी रही कांग्रेस, उसके अंदर एक नई राजनीतिक दल बनता है। कब की बात हो रही है, वर्ष 1925 में आप देखते हैं कि भारत में कांग्रेस पार्टी के ही कुछ नेता लोग मिलकर एक नई
नई पार्टी बनाते हैं जिसका नाम होता है स्वराज पार्टी। कौन बनाते हैं? आपके CR दास और मोतीलाल नेहरू। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता है मोतीलाल नेहरू। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर क्या करते हैं? वर्ष 1925 में एक पार्टी बनाते हैं, स्वराज पार्टी, जो भारत को आजादी दिलाने के लिए कोशिश करती है। कांग्रेस से एक नया दल बन जाता है, स्वराज पार्टी। कब बना? 1925। किनके द्वारा? CR दास के द्वारा और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। बढ़ते हैं आगे। आप सभी के सामने आज की क्लास का एक और इंपॉर्टेंट सवाल रखा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि वर्ष 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? भारत के अंदर आप देखते हैं कि एक हमारा क्या है बच्चों? दलित समाज है। दलित समाज से तात्पर्य वो लोग जो हजारों सालों से क्या है बच्चों? उनको नीचा माना गया है। वास्तविकता में ऐसा कुछ है ही नहीं। हर एक व्यक्ति भारत के संविधान के हिसाब से समान है। लेकिन आप देखते हैं कि देश में आजाद होने से पहले हमारे जो दलित समाज के लोग थे उनके साथ भेदभाव किया जाता था, और इन दलित समाज के लोगों को इकट्ठा करने के लिए, इनको मजबूत करने के लिए, इनको सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, शैक्षिक स्तर पर इनको ऊपर लाने के लिए आप क्या देखते हैं? एक समूह बनाया जाता है, और इसको क्या कहा जाता है? डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। कब बनता है ये? 1930 में आप देखते हैं कि डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन बनता है। यही पूछा जा रहा है किसने बनाया? तो आपको पता है कि दलितों के मसीहा क्या है बच्चों? भारत के अंदर हमारे संविधान के क्या है बच्चों? संविधान के जनक डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा क्या किया जाता है? डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन का गठन किया जाता है, जो दलित लोगों को समाज में समान अधिकार, शिक्षा के अंदर समान अधिकार दिलाने की बात करता है। बढ़ते हैं आगे। आज की क्लास के एक और इंपॉर्टेंट सवाल को देख लेते हैं। वर्ष 1921 में हुए जो परिषद के चुनाव थे उसमें से किस दल ने बहिष्कार नहीं किया था? भारत के अंदर क्या थे बच्चों? अंग्रेज जब भारत पर राज कर रहे थे तो भारत के अंदर आपको दो क्षेत्र दिखते थे। एक तो वो क्षेत्र होता था जो राजाओं के अधीन होता था, जिस पर अंग्रेजों का कोई लेना देना नहीं होता था, जैसे पंजाब का क्षेत्र हुआ, हिमालय आपका क्या हुआ, आपके हैदराबाद का क्षेत्र हुआ, यहाँ पर राजा लोगों का राज होता था। और दूसरे वो क्षेत्र होते थे जिन पर अंग्रेजों का सीधा राज था, उनको प्रांत कहा जाता था, प्रेसिडेंसी। अब आप क्या देखते हैं कि इन्हीं प्रेसिडेंसीज के अंदर, इन्हीं प्रांतों के अंदर अंग्रेज लोग चुनाव कराते थे। वर्ष 1921 में भी चुनाव हुए थे और भारत के सभी राजनीतिक दलों ने, कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, इन सभी दलों ने कहा था कि इस चुनाव के अंदर धोखाधड़ी हुई है, हम इस चुनाव को नहीं मानते। लेकिन एक पार्टी थी जिसका नाम था जस्टिस पार्टी। क्या नाम था बच्चों? जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी के लोगों ने क्या करा था? इस दल ने इस चुनाव को सही माना था और उन्होंने इस चुनाव का बहिष्कार नहीं किया था। बढ़ते हैं आगे। आप सभी के सामने एक और सवाल रख दिया गया है, पेपर से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। शब्द है बेगार। शब्द से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बेगार? क्या है बच्चों? आप बेगार शब्द से क्या समझते हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है। और बहुत ही सीधा सरल आंसर है। देखिए, बेगार ये जो आपका शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? बेगार शब्द का मतलब होता है कि अंग्रेज क्या कराते थे भारतीयों से, और भारतीयों के अंदर भी हमारे जो ग्रामीण लोग थे उनसे क्या करते थे? बिना किसी भुगतान के उनसे काम करा रहे हैं, मगर उनसे काम कराने के बजाय उनको कोई वेतन नहीं देते थे। आप क्या देख रहे हैं? जो आपके अंग्रेज लोग थे वो भारतीयों से काम करा रहे थे, ग्रामीण लोगों से, मगर उनको काम का वेतन नहीं देते थे, और वो व्यक्ति जिससे काम कराया जा रहा है और उसको पैसा नहीं दिया जाता, उसी को बेगार कहा जाता है या फिर कहा जाता था। तो भारत के अंदर जो गांव के लोग थे, अंग्रेज लोग इनको दास बनाकर रखते थे। क्या करते थे? जैसे पुराने समय में अफ्रीका के अंदर दास बना लेते थे, वैसे ही अंग्रेज क्या करते थे? बिना किसी भुगतान के, पैसा नहीं दे रहे भाई साहब, काम करा रहे हैं, उसी को क्या कहा जाता था? बेगार कहा जाता था। और अंग्रेजों ने भारत के अंदर हजारों बेगारों को तैयार कर दिया था। इनसे काम कराते थे, मेहनत कराते थे, इनको कोई वेतन नहीं देते थे। तो जैसे अफ्रीका में दासों को बनाया गया था, वैसे ही भारत के अंदर आप देखते हैं बेगार बना दिए गए थे। बेगार से तात्पर्य वो व्यक्ति जिससे काम तो करा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? अ लेबर और अ विलेजर्स, जिससे आप काम तो करा रहे हैं मगर उसको कोई पेमेंट नहीं देते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल आपका आज की ही इस क्लास से संबंधित है। सवाल है ये कि व्हेन डिड महात्मा गांधी स्टार्ट हिज फेमस सॉल्ट मार्च? गांधी जी ने क्या करा था बच्चों? आपसे यही पूछा जा रहा है कि 12 मार्च 1930 को नमक यात्रा शुरू की थी। वो कहां से शुरू की थी? देखिए, भारत के अंदर क्या था बच्चों?
अंग्रेजों ने क्या करा था, एक प्रकार का कानून बना रखा था कि भारत के लोग कोई भी चीज स्वयं निर्मित नहीं कर सकते, स्वयं निर्मित नहीं कर सकते। भाई ये देश किसका था, ये देश हमारा था। हम अपने देश में ही कोई चीज स्वयं नहीं बना सकते थे, अंग्रेज बनाएंगे और महंगी कर कर बेचेंगे। भारत के लोगों को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और अंग्रेजों ने कानून बनाया था कि कोई भी भारत का व्यक्ति भारत में नमक तक नहीं बना सकता। गांधी जी को बात समझ में आ गई कि बहुत हो गया, अब हमें क्या करना होगा, इनके कानूनों को तोड़ना ही होगा। और समय आता है कब का बच्चों, आपको दिखता है कि 12 मार्च 1930। ठीक है, गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी साबरमती से, सही आंसर क्या है कि गांधी जी साबरमती से अपना नमक यात्रा शुरू करते हैं, साबरमती से अपनी नमक यात्रा शुरू करते हैं और निकल पड़ते हैं। कहां की तरफ निकल पड़ते हैं भैया, दांडी की तरफ निकल पड़ते हैं। दांडी क्या है, दांडी गुजरात में ही आपका एक तटीय इलाका है। तटीय इलाके का मतलब कि यहां पर आपको समुद्र दिखता है, तो दांडी के समुद्री क्षेत्र में पहुंचते हैं और गांधी जी क्या करते हैं, साबरमती से चले हैं, दांडी पहुंचते हैं। दांडी पर पहुंचने के बाद यहां पर नमक को उबालकर नमक कानून तोड़ देते हैं और अंग्रेजों को दिखाते हैं कि अब हम लोग आपसे डरने वाले नहीं हैं। और इसी के तहत पूरे भारत के लोग फिर नमक को उबालकर नमक कानून तोड़ते हैं और भारतीयों के दिल में जो अंग्रेजों के खिलाफ डर था वो इस क्या होता है, इस प्रथा से, इस प्रकार के कार्यक्रम से आप देखते हैं कि वो टूटने लगता है। भारतीयों के दिल में अब उत्साह आ जाता है कि हम अंग्रेजों के खिलाफ बात कर सकते हैं। अब पहला सवाल पूछा जा रहा है कि दांडी जी ने नमक यात्रा कहां से शुरू की थी, तो आपको पता है साबरमती से शुरू की थी। कब शुरू की थी, 12 मार्च 1930। कितने दिनों तक चले थे गांधी जी, 24 दिनों तक चले थे। कितने किलोमीटर चले थे भैया, 240 किलोमीटर चले थे। कितने साथी थे गांधी जी के, 72 साथी थे। तो एक ही सवाल से इतने सारे सवाल आपको बनते हुए दिख गए कि गांधी जी ने साबरमती से यात्रा शुरू की, 12 मार्च 1930 को की, और भैया कहां पहुंचे, गांधी जी दांडी पहुंचते हैं। कितने दिनों में पहुंचते हैं, 24 दिनों में पहुंचते हैं। कितने किलोमीटर चलते हैं, 240 किलोमीटर चलते हैं। कितने साथी थे गांधी जी के साथ, 72 साथी थे। अब आगे बढ़ते हैं, एक और इंपॉर्टेंट सवाल आप सभी के सामने रख रहे हैं। पूछा जा रहा है कि पेंटिंग के माध्यम से भारत माता की छवि और कल्पना को किसने चित्रित किया। चलिए जी आपको दिखा देते हैं। अब आप मुझे बताइए कि आपने कभी इस महिला का कोई मंदिर देखा है, क्या आपने कभी इस महिला को वास्तविकता में देखा है। आप लोग हमेशा अपनी स्कूल की प्रेयर में ये कहते हैं भारत माता की जय, यही है वो भारत माता। क्या असलियत में कोई ऐसी भारत माता करके महिला थी, आपको पता है कि ऐसा नहीं था। अब जब वास्तविकता में कोई भारत माता कर कर कोई महिला नहीं थी तो इनको बनाया क्यों गया था, पहले ये जान लेते हैं कि इनको बनाया किसने था। इनको बनाने वाले व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। क्या है बच्चों, आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत माता की छवि को चित्रित किया था, इनकी पेंटिंग को बनाया था। इसके पीछे कारण यह था कि आप क्या देखते हैं, जैसे आप लोग अपनी माता की रक्षा करते हैं कि नहीं करते, जी हां, आप अपनी माता से प्रेम करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनको हर एक सुख सुविधा देते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत देश को एक माता के तौर पर दिखाया कि जैसे जैसे आप अपनी माता की रक्षा करते हैं, आप अपनी माता की सुरक्षा करते हैं, आप अपनी माता को हर सुख सुविधा देना चाहते हैं, वैसे ही देश भी आपकी माता ही है। देश के ऊपर क्या है बच्चों, अंग्रेजों का खौफ है, देश को सुरक्षा चाहिए। आपका देश एक माता रूपी है और आपको देश की सुरक्षा के लिए आना होगा। तो भारत के लोगों को भारत से जोड़ने के लिए, देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने इस चित्र को बनाया। और इसी वजह से आप देखते हैं कि जब भी हम लोग भारत माता की बात कहते हैं तो अचानक से एक क्या हो जाती है, खुशी की लहर हम सब में दौड़ पड़ती है, क्योंकि माता से जैसे हम लोग प्यार करते हैं, आप सभी करते हैं, सब अपनी माताओं से प्यार करते हैं, ऐसे ही देश भी हमारी माता है। और यही सोच थी हमारे किनकी, रविंद्रनाथ टैगोर जी की। और इसी वजह से उन्होंने इस क्या बनाया था, चित्र को बनाया था। और इस चित्र के बाद भारत के अंदर भारत के लोग और क्या हो जाते हैं, देशभक्ति में विलीन हो जाते हैं। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गांधी जी का अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का एक नया तरीका था। गांधी जी क्या करते हैं, उन्होंने कानून की खुली सवर्ण अवज्ञा करने की कोशिश की और सत्याग्रह की सोच दी। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं तो गांधी जी ये देखते हैं कि भारत के अंदर अंग्रेज क्या कर रहे हैं, भारतीयों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। गांधी जी कहते हैं कि अगर आपकी लड़ाई सच है, अगर आप सच के रास्ते पर हैं, है ना, हम सच के रास्ते पे थे, देश तो हमारा था, अंग्रेज हमारे देश में आ गए थे, तो गांधी जी ने नया लड़ने का तरीका भारतीयों को दिया और वो क्या था, सत्याग्रह। क्या था बच्चों, वही था आपका
सत्याग्रह, कि आप क्या नहीं करेंगे, आप बिल्कुल भी हिंसा नहीं करेंगे और आप अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे। आप इकट्ठे हो होकर अंग्रेजों पर दबाव बनाएंगे और दबाव बनाकर अपने देश को क्या कराएंगे, आजाद कराएंगे। तो गांधी जी के द्वारा ये एक नई प्रकार की सोच भारतीयों को दी गई थी और इसी वजह से आप देखते हैं कि भारतीयों ने इसी सोच को आधार रखते हुए भारत में अनगिनत आंदोलन किए। हमने चंपारण का आंदोलन किया, खेड़ा का आंदोलन किया, गुजरात का आंदोलन किया, उसी के साथ असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, अनगिनत आंदोलन भारतीयों ने किए जो गांधी जी की ही सोच की वजह से थे। बढ़ते हैं आगे। आज की क्लास का एक और इंपॉर्टेंट सवाल देख लेते हैं। रोलेट एक्ट कब लागू हुआ? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। भारतीयों के अंदर क्या हुआ था गांधी जी के आ जाने के बाद ना, क्या था बच्चों, गुस्सा जो था भारतीयों का अंग्रेजों के खिलाफ वो अब ज्वाला में बदल गया था। ज्वाला मतलब अब भारत के लोग कह रहे थे अब या तो आर या फिर पार। और ये कब की बात है? ये वर्ष 1919 की बात है। अंग्रेजों को दिखा कि अब गांधी जी आ गए हैं और भारत के लोग हमसे डरते नहीं है, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये भारत के लोग हमसे डरें। करा किया जाता है। अब आप क्या देखते हैं कि अंग्रेज एक कानून को बना देते हैं। किसको बना देते हैं? एक कानून को। इसी को क्या कहा जाता है? एक्ट को क्या कहा जाता है बच्चों? एक्ट को कहा जाता है कानून। अंग्रेज लोग एक कानून बना देते हैं और इसी कानून को क्या कहा जाता है? इसी कानून को रोलेट एक्ट कहा जाता है। रोलेट का कानून भी आप इसे कह सकते हैं। इस कानून के तहत अंग्रेजों को अगर किसी भी भारतीय पर शक होगा, आप मान लीजिए कि आप भारतीय हैं, मैं अंग्रेज हूं, मैं आपको देख रहा हूं और मुझे लगा कि यार ये हमारे खिलाफ कुछ कर सकता है, तो अंग्रेज किसी भी भारतीय को बिना किसी, क्या है बच्चों, बिना किसी जुर्म के पकड़ सकते थे। यह कानून बना लिया था अंग्रेजों ने कि किसी भी भारतीय को पकड़ो और जेल में डाल दो डायरेक्ट। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। और आप कोर्ट की मदद भी नहीं ले सकते थे। आप कोर्ट की मदद भी नहीं ले सकते थे, सिर्फ शक होने की वजह से, सिर्फ संदेह होने की वजह से, आप सस्पिशियस है क्योंकि आप भारतीय हैं, अंग्रेज सिर्फ इसी बात पर आपको पकड़कर 2 साल तक के लिए जेल में डाल देंगे। भारत के लोग विरोध ना करें, इसी के लिए अंग्रेजों ने इस क्या करा था? काले कानून को बनाया था। तो रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है, जो वर्ष 1919 में बना। सारी कहानी हमने आपको बता दी। बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वो ये है कि जलियांवाला नरसंहार कहां पर हुआ? क्रूर जलियांवाला नरसंहार क्या हुआ? आप सभी को पता है कि जब हम लोग रोलेट एक्ट की बात कर रहे थे कि जब देश के अंदर ये काला कानून पास हुआ था तो देश के हर एक क्षेत्र में आप देखते हैं कि लोग विरोध कर रहे थे। भाई अमृतसर पंजाब का एक इलाका है, वहां पर एक बाग था जिसका नाम था जलियांवाला बाग। यहां पर भी बहुत सारे लोग शांति प्रिय तरीके से बैठे हुए थे। एक अंग्रेज अधिकारी आता है और वो इस भीड़ पर क्या कर देता है? गोलियां चलवा देता है। 800 से ज्यादा लोग इसमें मर जाते हैं, हजारों लोग घायल हो जाते हैं और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को जलियांवाला बाग का मैसेकर कहा जाता है या फिर नरसंहार। कहां पर है जलियांवाला बाग? अमृतसर में है। तो पेपर में पूछा जा सकता है कि जलियांवाला बाग कहां है? अमृतसर में है। अगर आपको कभी मौका मिले तो जरूर जाएं, वहां पर आपको अभी भी वो गोलियों के निशान दिखेंगे जो लोगों पर दागे गए थे। दीवारों के अंदर अभी भी उनको सुरक्षित रखा गया है। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है कि जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण तरीके से लोग जब प्रदर्शन कर रहे थे, ये जो जनरल डायर था जिसने गोली चलाने का ऑर्डर दिया था, इसने ऐसा आखिर क्यों किया था? ये आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाई डिड द जनरल डायर ऑर्डर टू ओपन फायर ऑन द पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, के क्या वजह थी कि उसने निहत्थे लोगों पर जो शांति प्रिय तरीके से विरोध कर रहे थे उन पे गोलियां चलवाई? आंसर है कि उसमें गोली चलाने का आदेश इसलिए दिया था क्योंकि क्या था बच्चों, वो जनता में अपने डर को बिठाना चाहता था और अशांति दिखाना चाहता था। जनता को हराने के लिए, भारतीयों को कमजोर दिखाने के लिए वो क्या करता है बच्चों? इस प्रकार के गलत कार्य को करता है। बढ़ते हैं आगे। आज की क्लास का एक और इंपॉर्टेंट सवाल आप सभी के समक्ष है। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? आप सभी को पता है कि वर्ष 1915 में गांधी जी क्या करते हैं? दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में क्या कर रहे थे? भाई दक्षिण अफ्रीका में वहां पर वकालत का काम कर रहे थे, और वकालत का काम नहीं कर रहे थे, वहां पर भी अंग्रेजों ने वहां के लोगों के साथ भेदभाव किया हुआ था। वहां पर काले गोरे लोगों का मतभेद था। तो गांधी जी वापस आ जाते हैं वर्ष 1915 में और फिर भारत के अंदर जो समस्याएं थी, भारतीयों की जो समस्याएं थी, उसे हल कराने की कोशिश करते हैं। कब आते हैं? 9 जनवरी 1915 में आते हैं। और इसी 9 जनवरी को क्या कहा जाता है? प्रवासी दिवस के तौर पर मनाया जाता है।
तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? वर्ष 1915 में। अगला सवाल, सत्याग्रह इनमें से किस बात पर जोर देता है? आपको बताया कि सत्याग्रह किस बात पर जोर देता है? कि सत्य की शक्ति, आपको सत्य की खोज करनी है। जो गांधी जी की ये सत्याग्रह वाली सोच थी ना, ये किस बात पर आधारित थी? कि आपको क्या करना है, अगर आप पर अत्याचार होगा, अगर आपको किसी अत्याचारी से भी लड़ना है ना, तो आपको शारीरिक बल की जरूरत नहीं है, आपको अपने बॉडी का प्रयोग नहीं करना, बल्कि आप क्या है, अगर आप लोग इकट्ठे होकर दबाव बनाएंगे तो आप अपने दबाव के द्वारा क्या कर सकते हैं, खतरनाक से खतरनाक अत्याचारी को हरा सकते हैं। भारत के लोगों ने करके दिखाया। हाँ, टाइम लगा, लंबा समय लगा, लेकिन आप देखते हैं कि भारत के लोगों ने जब शांति प्रिय तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से अंग्रेजों पर दबाव बनाया तो भारत को स्वतंत्रता मिली। अगला सवाल, गांधी जी ने क्या किया था बच्चों? दो मुस्लिम भाइयों के साथ मिलकर एक आंदोलन को अपना समर्थन दिया था। कौन सा आंदोलन था? ये था खिलाफत आंदोलन, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि तुर्की के जो खलीफा थे उनके पद को बचाने के लिए भारत के दो मुस्लिम लोगों ने, दो मुस्लिम भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। इन्हीं को क्या कहा जाता है? अली बंधु। इन दोनों भाइयों ने भारत के अंदर क्या करा? खिलाफत आंदोलन को शुरू किया। गांधी जी ने भी कहा कि हाँ, ये आंदोलन सही है, और उन्होंने भारत के हिंदुओं से भी कहा, गांधी जी ने कहा भारत के हिंदुओं से कि आप इस खिलाफत आंदोलन से जुड़िए, ताकि जिससे हिंदू मुस्लिम के बीच में क्या हो सके, प्रेम की भावना आ सके। तो आप क्या देखते हैं कि गांधी जी के द्वारा इन दोनों अली भाइयों को अपना समर्थन दिया गया था, जो खिलाफत आंदोलन से संबंधित थे। भारत छोड़ो आंदोलन का संकलन कब हुआ? भारत के अंदर क्या है बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ, और इस भारत छोड़ो आंदोलन की मांग क्या थी? भारत छोड़ो आंदोलन इस वजह से कराया गया था कि भारत से अभी, भारत के लोग कह रहे थे कि अभी बाहर निकलो, ये देश हमारा है और हमारे देश के अंदर हमें ही अभी से शासन दे दो। सत्ता का हस्तांतरण क्या है? कि अंग्रेजों से ये कि आप हमारे देश को अभी छोड़ के चले जाइए, ये देश हमारा है और सारी पावर हमारे देश को चलाने की हमें ही दे दो। ये भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भारत के लोग मांग कर रहे थे। अगला सवाल उसी से रिलेटेड है, कब हुआ भारत छोड़ो आंदोलन? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, और इसके कुछ ही साल बाद आप देखते हैं, इसी आंदोलन के कुछ साल बाद वर्ष 1947 में भारत को आजादी प्राप्त हो जाती है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि गांधी जी के द्वारा जो क्या था बच्चों, आपका जो बनाया गया पहला राष्ट्र ध्वज था, वर्ष 1921 में हमने अपने देश का राष्ट्र ध्वज बनाकर तैयार कर लिया था, वो किस प्रकार का था? उसके अंदर आपको क्या दिखता था? तिरंगा बनाया था हमने उस समय, उसमें लाल रंग था, हरा रंग था, पीला, लाल, हरा और सफेद रंग था, और बीच में चरखा था, जिसे बाद में परिवर्तित किया गया। तो वर्ष 1921 में गांधी जी के द्वारा जो आपका तैयार किया गया फ्लैग था, उसमें ट्राई कलर थे, रेड ग्रीन व्हाइट, और उसमें गांधी जी का चरखा भी था। बढ़ते हैं आगे। अब आज की क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वंदे मातरम गाते हैं आप स्कूल में? जी हाँ, स्कूल की प्रार्थना में आप जरूर गाते हैं। आपसे यही पूछा जा रहा है कि ये जो वंदे मातरम था, ये किनके द्वारा लिखा गया था? ये वंदे मातरम आपको पता है बच्चों, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था, और इनको एक और नाम क्या है बच्चों, बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था, वंदे मातरम को गाया गया था, लिखा गया था, रचित किया गया था। तो यहाँ पर हमने आप सभी के साथ अपनी इस हिस्ट्री के भारत की आज़ादी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे वो आपके सामने रखे। पेपर में इन्हीं सवालों में से कोई ना कोई सवाल आप सभी के सामने आएगा। आप सभी बच्चों ने इन सवालों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है। हम पूरी आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चों को ये सभी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अब क्या कर लेते हैं, अब आप बच्चों से लेते हैं विदा। और आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, हमने आप सभी के साथ इसी सेंटअप एग्जामिनेशन से संबंधित आपके हिस्ट्री के भारत की आज़ादी से संबंधित सवालों को देखा। अगली क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास के अंतर्गत हम लोग इतिहास से ही संबंधित कुछ और सवालों को और उसी के साथ साथ भूगोल से संबंधित कुछ और आपके एमसीक्यू सवालों को रखेंगे। ठीक है जी, चलिए मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों को हमारी आज की ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। अब इसी क्लास की अगली सीरीज को आप सभी के सामने रखेंगे आने वाली क्लास में। तब तक आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।